चलिए, हर्ष के पिता का क्या नाम था? पिता कौन है? प्रभाकर वर्धन। माँ कौन है? माँ कौन है? यशोमती। ठीक, यशोमती। इसका बड़ा भाई कौन है? बड़ा भाई कौन है? राजवर्धन। राजवर्धन की हत्या किसने की थी? राजवर्धन की हत्या किसने की थी? शशांक। शशांक कहाँ का राजा था? गौड़ नरेश। हत्या किसने किया था? शशांक। शशांक गौड़ नरेश था। गौड़ नरेश। गौड़ नरेश कहाँ है? कहाँ था ये? पश्चिम बंगाल। बंगाल कहिए केवल बस। ठीक, आगे देखो यहाँ पे, इसकी बहन कौन थी? राज राजश्री। राजश्री को किसने बंदी बनाया था? किसने बंदी बनाया? देवगुप्त। कहाँ का शासक? मालवा। ठीक, देवगुप्त कहाँ का शासक था? मालवा। मालवा कहाँ है आज? मध्य प्रदेश। ठीक, किस वंश का था ये वंश, बता सकते हो? मौखरिक वंश। नहीं, वो गृहवर्मन है। ठीक, देवगुप्त गुप्त वंश का नहीं था। आगे देखो, इसका विवाह किससे हुआ था? विवाह विवाह किससे हुआ था? ग्रह वर्मन। कहाँ का शासक था? कन्नौज। ठीक, कन्नौज कहाँ है? यूपी। वंश कौन सा था? मौखरिक वंश। बौद्धि वृक्ष को किसने कटवाया था? बौद्धि वृक्ष को इनमें से कौन कटवाया था? किसने कटवाया था? बौद्धि वृक्ष को कटवाया था शशांक ने। ठीक, आगे देखो भैया, आगे आएंगे तो अब मारा गया है कौन? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन के बाद राजा कौन बना? हर्षवर्धन। यहां से कौन आ गया शासक? शासक हर्षवर्धन। ठीक, हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647। हर्षवर्धन की पत्नी कौन थी? हम वहां तक बीच में पढ़ लिए हैं सब, पत्नी से काम चलाना है आगे। इसकी पत्नी थी दुर्गावती। नाम क्या है? यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसकी पत्नी कौन है? दुर्गावती। ठीक, भैया देखो यहां लिख दें। ठीक, इसकी पत्नी कौन थी? पत्नी है दुर्गावती। ठीक, दुर्गावती से दो बच्चों का जन्म हुआ। एक का नाम था भाग्यवर्धन, भाग्यवर्धन, और दूसरे का नाम क्या था? कल्याण वर्धन। ठीक, हर्षवर्धन के शासनकाल के समय चीन का राजा ताइचुंग था। ठीक, शासक कौन था चीन का? यहां लिख दें, चीन का शासक कौन था?
ताई चुंग, ठीक, ये चुंग लिखा हुआ है। हर्ष अंतिम हिंदू शासक है। हर्ष की जीवनी का क्या नाम है? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र को लिखा किसने है? बाणभट्ट। पहली हिंदी की पुस्तक कौन सी है? हर्षचरित्र। और अंतिम हिंदू शासक कौन माना जाता है? हर्षवर्धन। पहली पुस्तक अंतिम हिंदू शासक, ठीक। उसके बाद आ जाएगा कौन सा वंश? पल्लव वंश पढ़ेंगे हम, ठीक। इतना पहले लिखो, यहां से इतना तो लिख लिए थे ना हम, ये सब तो पता ही है। यहां से लिखिए हर्षवर्धन, लिखिए हर्षवर्धन की पत्नी का नाम क्या था? दुर्गावती, ठीक। लिखिए हर्षवर्धन की पत्नी का नाम दुर्गावती था। हर्षवर्धन की पत्नी का नाम दुर्गावती था। दुर्गावती था। दुर्गावती था। इसके पुत्र का नाम, इसके पुत्र का नाम, इसके पुत्र का नाम भाग्यवर्धन तथा कल्याणवर्धन था। पुत्र का नाम भाग्यवर्धन तथा कल्याणवर्धन था। भाग्यवर्धन तथा कल्याणवर्धन था। कल्याणवर्धन था। दोनों पुत्रों को मारा किसने था? अरुणाश्रव, ठीक। ये जो वर्धन वंश है, वर्धन वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? हर्ष को ही माना जाता है, ठीक। हर्षवर्धन के दो पुत्र हुए, भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। दोनों की हत्या कौन कर दिया? अरुणाश्रव ने कर दिया, ठीक। इधर आइए, जब हर्षवर्धन राजा था तो उस समय चीन का राजा कौन था? ताइचुंग या ताइतुंग, एक ही व्यक्ति का नाम है। कहीं चुंग लिखा है, कहीं तुंग लिखा है। लिखिए हर्ष के समय, हर्ष के समय चीन का शासक ताइतुंग ब्रैकेट में ताइचुंग, ताइतुंग ब्रैकेट में ताइचुंग था, ये लिखा हुआ है। ताइतुंग या फिर ताइचुंग था, ठीक। हर्ष ने पुस्तक लिखी थी, लिखवाए या नहीं लिखवाए इस चीज को? कौन सी पुस्तक लिखी थी? हर्षचरित्र नहीं भैया, रत्नावली, हाँ, नागानंद, प्रियदर्शिका, ठीक। ये तीन पुस्तक हर्ष स्वयं लिखता है। और हर्ष की जीवनी लिखा है बाणभट्ट, ठीक। और बाणभट्ट जो लिखा है पुस्तक ना हर्षचरित, वो हिंदी में लिखा है। ये हिंदी की पहली पुस्तक है। और हर्ष अंतिम हिंदू शासक है, ठीक। इसी के बाद आएंगे पल्लव वंश आएगा, हिंदू शासक वो भी हैं, लेकिन उनका कोई उतना वर्चस्व नहीं था, ठीक। अब देखो हम लोग पहुंच गए हैं कहां पे? 647। 712 आने वाला है। धीरे धीरे आक्रमण भारत पे क्या होगा? शुरू होगा, ठीक। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए हर्ष को अंतिम हिंदू शासक भी माना जाता है। हर्ष को अंतिम हिंदू शासक भी माना जाता है। अंतिम हिंदू शासक भी माना जाता है। अंतिम हिंदू शासक भी माना जाता है, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, जैसे हमने तुमको बताया था नवरत्न किसके किसके पास थे? अकबर और कालिदास किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त, हाँ वही वही, नवरत्न अकबर के पास भी हैं। बताइए भैया, जो थे कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के पास, ठीक। अब समझो अगला पॉइंट,
और उसके बाद में अष्टप्रधान किसके पास है? शिवाजी के पास। अष्ट दिग्गज किसके पास थे? कृष्णदेव राय। तुलु वंश, तुलु वंश कहाँ चलता था? दक्षिण भारत। ठीक, अब दक्षिण भारत कह दिए तो बातें खत्म हो गई। आप स्पेशल बताइए, कर्नाटक या फिर विजयनगर साम्राज्य के पास चलता था? विजयनगर साम्राज्य। जैसे हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत में क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। वैसे आप मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको कई वंश मिलेंगे, इस चीज को समझिए। ठीक, उसी में एक वंश आएगा, कौन सा? तुलु वंश। और विजयनगर की संस्थापना मतलब संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। ठीक, कृष्णदेव राय उसी से संबंधित हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। वैसे हम पढ़ेंगे इसके, इसका जो मंत्रि परिषद था ना हर्षवर्धन का, इसके मंत्रि परिषद को अमात्य कहा जाता था। लिखिए, लिखिए हर्षवर्धन के मंत्रि परिषद को, हर्षवर्धन के मंत्रि परिषद को, हर्षवर्धन के मंत्रि परिषद को अमात्य कहा जाता था। अमात्य, अमात्य कहा जाता था। ठीक, ठीक, आगे देखिए भैया। पल्लव वंश 575 से 903 ईस्वी। ठीक, समझिए, पल्लव वंश इसके बाद आएगा। पल्लव का मतलब पहले होता है क्या, ये समझिए। गांव की भाषा में कहते हैं ना कि जाओ आम का पल्लव ले आओ। पल्लव का मतलब क्या है? आम एक टल्ला नहीं, पाती कह लीजिए। ठीक, उसको हिंदी की सही लैंग्वेज में कहते हैं लताएं, लता बोलते हैं। ठीक, पल्लव का मतलब होता है लता, और इसी की एक पर्यायवाची और है लड़ाकू। ठीक, पल्लव का मतलब लता भी होता है, पल्लव का मतलब लड़ाकू भी होता है। ठीक, पल्लव वंश के लोग आए तो इन्होंने कहा कि मैं अ, ब्रह्मा जी की संतान हूं। संतान किसके थे ये? ब्रह्मा जी की ये क्या बताए कि मैं उनकी संतान हूं। अच्छा, सब ब्रह्मा जी के संतान, हकीकत तो ये है मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ठीक, और पूरी सृष्टि का विकास किनसे हुआ है? मनु शत्रुपा से हुआ है। तो सब लोग किसकी संतान है? ब्रह्मा जी की। ठीक, और ब्रह्मा जी का गोत्र क्या था? भरद्वाज गोत्र, नाम सुनो नहीं कभी? भरद्वाज गोत्र। ठीक, चलो छोड़ो, इसके बाद यहां आओ। एक व्यक्ति था अश्वस्थामा, नाम सुने नहीं कभी? अश्वस्थामा किसका बेटवा है ये? पुत्र, ये पुत्र किसका था? द्रोणाचार्य का। ठीक, पल्लव वंश के लोग कहे कि मैं ब्रह्मा जी की क्या हूं? संतान, और कहा मैं अश्वस्थामा का वंशज हूं। ठीक, देखो चीज दोस्त समझिए, संतान इनकी बताए हैं, संतान इनकी मतलब सब लोग उन्हीं की संतान है। ठीक, यहां तो ठीक है मामला, और इनका वंशज बता दिए। ठीक, तो अश्वस्थामा का क्या बताए? वंशज। ठीक, और अश्वस्थामा किसके पुत्र थे? द्रोणाचार्य के। हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय कोई लिखित इतिहास नहीं होता था। ठीक, तो हर व्यक्ति अपने आप को क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य में बताता था। ठीक, तो इसीलिए ये उच्च कुल का बता, मतलब कहने का क्या है, उच्च कुल का बताता था, क्योंकि उस समय का कोई लिखित वर्णन साक्ष्य बहुत स्पष्ट नहीं है। ठीक, तो हर व्यक्ति क्या बताता था? उच्च कुल का।
क्योंकि कोई बहुत बढ़िया कोई लिखित स्पष्ट साक्ष्य उस समय का नहीं मिला है। ठीक, आगे चलेंगे, यहां से देखिए, यहीं से लगा दें। ये लोग प्रारंभ में इनका जो लोगो था, जैसे आपने सुना है गुप्त वंश, गुप्त वंश की स्पेशल फोटो कौन सी थी, स्पेशल चिन्ह कौन सा था? गरुड़। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे कि गुप्त वंश का लोगो या चिन्ह या किस पक्षी का फोटो था, तो कौन सा था? गरुड़। वैसे इनका स्पेशल फोटो था बैल का, बैल का फोटो था। लेकिन जब आया नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या किया, उसने शिवलिंग का फोटो बनवाया। और कहा जाता है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय अजान बाहु था। 3 फुट ऊंची शिवलिंग थी। 3 फीट का मतलब इतना होगा, 5 फीट के हम खुदे हैं, थोड़ा ज्यादा है 5 से। ठीक, इतनी ऊंची शिवलिंग थी और जमीन पर बैठ के ऊपर से रुद्राभिषेक करता था। ठीक, तो अजान बाहु था ये। प्रारंभ में किसकी फोटो थी? शिवलिंग की। और बाद में किसकी बनवाया, सॉरी बैल की, और बाद में शिवलिंग की। इससे क्या स्पष्ट होता है, किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म। ठीक, शैव धर्म। ठीक, इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? यहां देखिए, वास्तविक संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। और किसी वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त है, गुप्त वंश। जब गुप्त लग गया तो गुप्त वंश। ठीक, इधर देखो, इसका जो शासन काल है 575 से 600, विष्णुगुप्त का, ये वास्तविक संस्थापक है। लेकिन कुछ पुस्तकों के मुताबिक इस वंश की, देखो वास्तविक लिख रहे हैं, ठीक, और जो आगे बता रहे हैं ये लाइन आपको कहीं मिलेगी नहीं। इस वंश का जो संस्थापक था, संस्थापक कौन माना गया है? सिंह वर्मन। सिंह वर्मन। आपको इस वंश में लगभग लगभग वर्मन मिलेंगे, जैसे महेंद्र वर्मन, आदित्य वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक, इस वंश में तुमको कौन व्यक्ति मिलेगा? वर्मन वर्मन मिलेंगे। हम जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय कौन सा सन था? 300 ईस्वी। ठीक, ये लोग चालुक्य और प्रतिहार वंश के सामंत हुआ करते थे। उसी समय इस व्यक्ति के दिमाग में आया कि चलो एक वंश चलाते हैं। धीरे से एक ग्रुप बना दिया था, ठीक, लेकिन वो ग्रुप प्राइवेट था, कुछ ही लोग जानते थे। इस ग्रुप को ओपन कब किया गया? 575 में। तब से ये वंश कहां आया? अस्तित्व में आया। ठीक, तो हम यहां से बात शुरू करेंगे, केवल लिखा गया है, देखो यहां से। ये व्यक्ति आया तो अपनी राजधानी कांची बनाया। कांची कहां है? उस समय कांची, और आज का नाम क्या है? कांचीपुरम। ये कहां है? तमिलनाडु। ठीक, इतना पहले लिखो तो अभी खोए तब लिखे। लिखिए, लिखिए पल्लव वंश। भैया, पल्लव वंश कब से कब तक चला था? भैया हाँ, एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं? हम थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, परेशान मत रहिए। पल्लव वंश की मतलब शासनकाल कब से कब तक? 575 से 903 ईस्वी। ठीक, हम बोल रहे हैं वैसे लिखिए, 575 से 903 ईस्वी। पल्लव का मतलब क्या है? पल्लव का मतलब होता है लता। लता का मतलब है पत्तियां। ठीक, या फिर एक मतलब क्या है? लड़ाकू। ठीक, पल्लव का मतलब होता है लता या फिर लड़ाकू। ठीक, हम बोल रहे हैं, जिससे समझ में आए तैसे लिख लीजिए, नहीं तो हम बोल रहे हैं धीरे धीरे। अगला पॉइंट लिखिए, हो गया। पल्लव वंश के लोग अपने आप को किसकी संतान बोलते थे? ब्रह्मा जी की। पल्लव वंश के लोग अपने आप को ब्रह्मा की संतान बोलते थे। ठीक, पल्लव वंश के लोग अपने आप को ब्रह्मा की संतान बोलते थे। ठीक, ब्रह्मा की संतान बोलते थे। और ब्रैकेट में इस चीज को जरूर लिख लेना है, ब्रह्मा जी भरद्वाज गोत्र थे। ठीक, भारद्वाज एक गोत्र है।
यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं हिंदू वाले, सबका गोत्र क्या है? सबका गोत्र भरद्वाज है। ठीक, गोत्र एक होता है, जातियां अलग अलग हैं। जब पंडित जी आपके यहाँ एक बात और सुन लीजिए, देखो, अच्छा इतना लिखो तब बताएंगे, तब तक हम भूल ना जाएं। लिखो, इतना हो गया। ये लोग किसका वंशज बताते हैं अपने आप को? अश्वत्थामा का। पल्लव वंश के लोग अपने आप को अश्वत्थामा का वंशज बताते हैं। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन तुमको एनटीपीसी या आरओ मिलते हैं। ठीक, अश्वत्थामा का वंशज बताते हैं। और अश्वत्थामा के पिता कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। किस विद्या में माहिर थे भैया? द्रोणाचार्य लगभग किसकी शिक्षा देते थे? धनुष की शिक्षा देते, तीर चलाना। ठीक, द्रोणाचार्य के क्या थे? शिष्य थे, पुत्र थे। अगला लिखिए, पल्लव वंश के लोग अपने आप को उच्च कुल का मानते थे। ठीक, ब्राह्मण बताए हैं, ये भी बताए कि मैं ब्राह्मण हूं। ठीक, पल्लव वंश के लोग अपने आप को उच्च कुल का मानते थे। ब्रैकेट में लिखिएगा ब्राह्मण। ठीक, ब्राह्मण। ठीक, लिखिए, प्रारंभ में इनका राजकीय चिन्ह बैल था। बैल से कौन चलता है? शंकर जी। पहले के देवता चालाक थे, वो व्यवस्था नहीं रखते थे कि तेल खत्म हो जाए तो स्टार्टर ना हो। ठीक, पहले इसे होता था। गरुड़ से कौन चलता है? गरुड़ से कौन चलता है? भगवान विष्णु। गरुड़ सबसे पक्षियों में सबसे तेज उड़ता है। ठीक, इसीलिए वो गरुड़ से चलते हैं। अब प्रधानमंत्री भैया बोलेरो थोड़ा चलेगा, काहे नहीं चलेगा? क्योंकि उसको हाईटेक गाड़ियां चाहिए कि जल्दी जल्दी हम रास्ते को कवर करें। ठीक, इसीलिए वो चलते हैं रेंज रोवर से। और बाद में इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? शिवलिंग। बाद में इनका राजकीय चिन्ह कौन सा बना? शिवलिंग। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। इसी से यह पता चलता है कि ये लोग शैव धर्म को मानते थे। इसी से यह पता चलता है कि ये लोग शैव धर्म को मानते थे। ठीक, शैव धर्म को मानते थे। अगला लिखिए, पहले इस चीज को लिखो, अभी उसको लिखवाएंगे, अभी रहने दो। अभी एक हेडिंग पड़ेगी विष्णु, तो उसमें बताएंगे हम। लिखिए, इस वंश का संस्थापक सिंह वर्मन था। इस वंश का संस्थापक सिंह वर्मन था। सिंह वर्मन था। ब्रैकेट में लिखिए 300 ईसा पूर्व। लगभग में लिखिए, लगभग 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व सिंह वर्मन था, लगभग 300 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट, इस वंश का वास्तविक संस्थापक ईसवी, सॉरी भैया, ईसवी लिखना, ईसा पूर्व नहीं लिखना है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु था। ठीक, यहां गुजरात में कौन सा वंश चलता था उस समय? जब हर्ष शासक था, तो उस समय यहां कौन सा वंश चलता था? प्रतिहार या राष्ट्रकूट। बताया गया कि नहीं? यहाँ पे कौन सा वंश था? प्रतिहार, या फिर इसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रकूट। ठीक भैया, समझो इस चीज को। अब यहां पे चलता था पल्लव वंश। ठीक, देखो यहां पे एक, यहां पे नदी है जिसका नाम क्या है?
गोदावरी, और एक नदी यहां पे है पेन्नार। ठीक, इन्हीं दो नदियों के बीच में कौन सा वंश था? पल्लव वंश। वर्धन वंश नर्मदा नदी के दक्षिण में। ठीक, इसमें कौन कौन व्यक्ति ऐसा बैठा है जो सत्यनारायण भगवान की कथा या काल अध्याय सुना है बैठ के? कोई सुना है? सुने हो? और कोई नहीं सुनी हो? सत्यनारायण भगवान की कथा जो पंडित जी सुनाने आते हैं, उसमें जैसे जैसे एक अध्याय समाप्त होता है ना, तो पंडित जी क्या कहते हो? नहीं नहीं, पीछे भैया बोलो। हाँ, बोलते हैं रेवा खंडे, पंचमो अध्याय समाप्त, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। ठीक, तो एक नदी है नर्मदा, उसी को रेवा बोला जाता है। ठीक, नर्मदा नदी को क्या कहते हैं? रेवा नदी। ये रेखा नहीं, मतलब खो नहीं लिखा है, रेवा लिखा है। रेवा एक नदी है जिसको कहते हैं नर्मदा। ये नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियां क्या करती हैं? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। ठीक, इस नदी को क्या कहा गया है वेदों में? रेवा। ठीक, इस चीज को समझिए, पंडित से कभी पूछना मत इस चीज को, उन्हें पता नहीं होता है रेवा क्या है। ठीक, कुछ चीजें रटी हुई होती हैं, इस चीज को जानिए। ठीक, ये लॉजिक की बातें हैं। पंडित जी बोल जरूर देते हैं कौन सी? रेवा खंडे। रेवा खंडे का मतलब नर्मदा नदी का क्षेत्र। नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है? अलग करती है। ठीक, और पर्वत कौन सा है? विंध्याचल या सतपुड़ा? इस पर चलिए सतपुड़ा ही है। ठीक, दोनों मान लीजिए आप। तो ये दो पर्वत क्या है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, और नदी कौन सी है? नर्मदा। और एक रेखा है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, कर्क रेखा। हर चीज जानिए, रेखा पूछे तो कर्क रेखा, नदी पूछे तो नर्मदा, पर्वत पूछे तो सतपुड़ा या विंध्याचल। ठीक, ये तीनों काम करते हैं, उत्तर भारत को दक्षिण भारत को बांटते हैं या अलग करते हैं। ठीक, तो लिखिए पल्लव वंश यहां है ना। पल्लव वंश के मतलब पल्लव वंश दो नदियों के बीच में स्थित था, पेन्नार और गोदावरी। ठीक, ये स्पेशल नदी आंध्र प्रदेश की है, पेन्नार नदी। ठीक, और यहीं पर देखो ये तमिलनाडु का क्षेत्र है ना, ये सब तमिलनाडु है। हमने तो केवल बता दिए ना, समझो कि यहाँ केरल है, ये नहीं। ये उस समय का नक्शा बनाया गया जिस समय वो सब वंश चलते थे। ठीक, तो लिखिए, लिखो पल्लव वंश। ये नक्शा आप एक बार बना चुके हैं, केवल समझाने के लिए बना रहे हैं। लिखिए पल्लव वंश। पल्लव वंश मुख्य रूप से पल्लव वंश मुख्य रूप से पेन्नार तथा गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। पेन्नार, ये लिखा हुआ है, पेन्नार तथा गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। ठीक, महाबलीपुरम। ठीक, इनका बंदरगाह कौन सा था? महाबलीपुरम। और इनका पहले तो ये जानो, कब से ये मंदिर बनना शुरू हुई है? पहले मंदिर नहीं होती थी, पहले 4 पिलर गाड़ के ऊपर से छत पर गई तो छत, बस इतने मंदिर होती थी। पल्लव वंश के लोग आए ना, तो इन लोगों ने मंदिर बनवाना शुरू किया। पल्लव वंश के लोग ही भारत में मंदिर बनवाने की कला को क्या किए? विकसित किए। पल्लव वंश से ही मंदिर का विकास है। उससे पहले मंदिर होता था 4 पिलर ऊपर से छत। ये जो गुम्बज उम्बज बना ना बढ़िया से अब नक्शा टाइप का, वो कहां से आया है? पल्लव वंश से आया है। ठीक, तो लिखिए इनका बंदरगाह कौन सा था? महाबलीपुरम। और धार्मिक
स्थल इनका सबसे बढ़िया कौन सा था? मामल्लपुरम। मामल्लपुरम। तमिलनाडु में ऐसे तो नाम है भैया ना, वहां माँ जल्दी लगता है। कांचीपुरम, महाबलीपुरम, मामल्लपुरम, वहां माँ जल्दी आपको मिलेगा देखने को। लिखिए, लिखिए पल्लव का प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम था। पल्लवों का प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम था तथा 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 इनका प्रमुख धार्मिक स्थल, इनका प्रमुख धार्मिक स्थल मामल्य, देख के लिखिएगा, मामल्लपुरम था। ठीक, मामल्लपुरम था। अगला पॉइंट भैया लिखिए, लिखिए पल्लव वंश के लोग, पल्लव वंश के लोग भारत में, भारत में मंदिर बनाने की कला को विकसित किए। मंदिर बनाने की कला को विकसित किए। ठीक, विकसित किए। रायचूरा। ठीक, एक नदी है ऊपर कौन सी? कृष्णा, और नीचे है तुंगभद्रा। ठीक, जैसे दो आब का क्षेत्र आपको मिलेगा, पूरे भारत में कौनो व्यक्ति दो आब के क्षेत्र की बात करेगा तो 90% बात होती है गंगा यमुना के दो आब के क्षेत्र, चाहे जहां भारत में बात की जाएगी। ठीक, एक दो आब का क्षेत्र है रायचूरा। ठीक, रायचूरा दोआब के क्षेत्र में पल्लव वंश का भी अधिकार था और चालुक्य वंश का भी अधिकार था। ये रायचूरा दोआब का क्षेत्र किन नदियों के बीच में? कृष्णा और तुंगभद्रा। ठीक, दोनों का इस पे अधिकार था। धीरे धीरे कहानी चलती गई तो आया 728 में, 700 में आया था नरसिंह वर्मन द्वितीय। 700 से 728 उसका शासनकाल है। वो आया तो चालुक्य वंश को हराया और इस दोआब के क्षेत्र पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक, मतलब कब से? 575 से 700 ईस्वी तक इस रायचूरा दोआब के क्षेत्र पर दोनों का कब्जा था। लेकिन आया नरसिंह वर्मन द्वितीय, कब आया? 700 में, और उसने इस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। चालुक्य वंश वालों को क्या कर दिया? हरा दिया। लिखिए, लिखिए रायचूरा, रायचूरा दो आब का क्षेत्र, दो आब का मतलब दो नदियों के बीच की भूमि। रायचूरा दो आब का क्षेत्र, दो आब, रायचूरा दो आब का क्षेत्र कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। रायचूरा दोआब का क्षेत्र कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था, नदियों के बीच स्थित था, जिस पर अधिकार, जिस पर अधिकार, जिस पर अधिकार पल्लव वंश तथा चालुक्य वंश, जिस पर अधिकार पल्लव वंश तथा चालुक्य वंश दोनों का था। पल्लव वंश तथा चालुक्य वंश दोनों का था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इस पर कब्जा कर लिया। ठीक,
द्वितीय ने इस पर कब्जा कर लिया। ठीक, द्वितीय ने इस पर कब्जा कर लिया। हो गया ना, तक समझ में आ गया होगा। देखिए, पल्लव वंश किन दो नदियों के बीच में था? पेन्नार और गोदावरी। पेन्नार नदी मुख्य रूप से आपको आंध्र प्रदेश से निकलती हुई आएगी। ठीक, और कृष्णा, कृष्णा तो पता ही है, कृष्णा कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध? अलमाटी बांध, और एक बांध है नागार्जुन बांध। कृष्ण का संबंध किससे था? अर्जुन से। नागा से नहीं भैया, कृष्ण का संबंध था अर्जुन से, तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध। ठीक, और जिस व्यक्ति को नाग काट लेता है ना, उसको अंधेरी छा जाती है, तो आंध्र प्रदेश। नागार्जुन बांध, कृष्णा नदी, और कहां है? आंध्र प्रदेश। ठीक, चलिए, दोआब का क्षेत्र रायचूरा किन दो नदियों के बीच में है? कृष्णा और तुंगभद्रा। ये लोग किन दो नदियों के बीच में थे? पेन्नार और गोदावरी। गोदावरी का दूसरा नाम क्या है भैया? गोदावरी का दूसरा नाम दक्षिण भारत की नर्मदा नदी के दक्षिण में मुख्य रूप से कौन सा वंश था? वर्धन वंश। ठीक, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अब पहली हेडिंग डाल दीजिए, किसके बारे में? इसका वास्तविक संस्थापक कौन है इस वंश का? सिंह विष्णु ना। लिखिए, अब एक हेडिंग डाल दीजिए, लिखो सिंह विष्णु। हाँ, सिंह विष्णु। अब एक एक शासक को पढ़ा जाए ना। सबसे पहले कौन सा आया? सिंह विष्णु। हाँ यार, विष्णु सही से नाम लियो। 575 से कहां तक? 600 ईस्वी तक इसका क्या है? शासन है। ठीक, इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? राजधानी कहां, लिखते रहो भैया। राजधानी कहां है? कांची। कांची बोलते हैं, कांची या फिर कांचीपुरम। इसकी राजधानी क्या थी? कांची या फिर कांचीपुरम। कांचीपुरम। कांचीपुरम आज कहां है? तमिलनाडु। मतलब ये वंश कहां चलता था? तमिलनाडु में। कुछ कंफर्म करिए इसे। ठीक, ये सिंह विष्णु आया तो वैष्णव धर्म मानता था। अभी आगे हम शैव धर्म पे आ जाएंगे। ठीक, ये आया तो कौन सा धर्म मानता था? स्पेशल इसका धर्म कौन सा था? वैष्णव। ठीक, अच्छा, वैष्णव का मतलब क्या है? ये भगवान विष्णु का क्या था? अनुयायी, मानने वाला। ठीक,